हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचर मेट पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट साइंस पेपर 2 और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड है। पहली वीडियो में हमने 1 से लेकर के 47 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 48 से लेकर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए, निकट दृष्टि दोष, अब आँख जो है हमारी, इस आँख में तीन तरह के दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष है जो उसमें व्यक्ति को निकट की चीजें दिखाई देगी। ये व्यक्ति का आँख है तो इसको नजदीक की यहाँ तक तो दिखाई देगी, लेकिन वही दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की तो दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की दिखाई नहीं देगी। और इसको जो है, ये वाले को, इसको नज़दीक की दिखाई दे, निकट वाले में निकट दिखाई देगी, दूर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको निकट की दिखाई देता है, दूर की नहीं। और जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उसको दूर की दिखाई देता है, नज़दीक की नहीं। और बात करते हैं जरा दृष्टि दोष की। तो जरा दृष्टि दोष जिसको दोनों ही होता है, निकट जिसको हो और दूर जिसको हो, दोनों को ही जिसको हो जाता है उसको बोलते हैं हम जरा दृष्टि दोष। नज़दीक का दिखाई देगा न दूर की दिखाई देगी, उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, नज़दीक का तो दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं। अब लेंस यहाँ पर दो तरीके का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश को फैला देता है, बाहर फेंकता है। इसको हम जब बाहर फेंकता है इसको बोलते हैं अपसारी प्रकृति, अपसारी। और जो प्रकाश और जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश को क्या करता है, एक पॉइंट पर गिरा करके कलेक्ट कर लेता है, जिसको बोलते हैं अभिसारी प्रकृति। तो जिसको निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी हमारा बी उत्तर सही है। वही दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दूर का तो दिखाई देता है, नज़दीक का नहीं। और नज़दीक का दिखाने के लिए हम अभिसारी प्रकृति का लेंस प्रयोग करते हैं चश्मे में। ऐसे आप यहाँ सारे जो भी प्रकाश ये कलेक्ट करेगा नज़दीक ही आपको गिरा देगा। इसलिए इसमें जो 49 नंबर में आपका ए सही है। 50वें में चलते हैं। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दिख सकता है, उसके और करीब लाएंगे तो उसको धूमिल दिखना शुरू हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटने से कुछ नहीं होता है। अगर अच्छे से पढ़ते एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं तो काफ़ी हमें हेल्प मिलेगा। रट के पढ़ेंगे भूल जाएंगे, बहुत समस्या आएंगी, इसलिए कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। अगर हम नीचे से हैं, ये ऊपर याद कि यहाँ अंतरिक्ष है और ये बीच में आसमान और ये नीचे हम पृथ्वी। तो यहाँ से जब आसमान को देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है ऊपर से, लेकिन जब देखेंगे तो ये काला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा उत्तर 51 में जो होगा ये डी सही होगा। और अंतरिक्ष पे देखने पर यात्री को कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। इसका भी रीजन है। रीजन क्या है कि जो नीला रंग होता है इसका प्रकीर्णन बहुत तेजी से होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन आपने पढ़ा होगा, प्रकीर्णन बहुत तेजी से होता है, यानी ये बहुत हल्का रंग है और ये फैलता बहुत तेजी से है। जैसे ही सुबह होती है धूप खिलता है, ठीक है, तो पूरी तरह से ये पूरे आसमान में फैल जाता है। फैलता क्यों है? फैलने का कारण होते हैं इसके धूल की मिट्टी के कण, इनको पूरी तरह से ये डस्ट जो है फैला देते हैं रंग को। इसको हम बोलते हैं रंगों का प्रकीर्णन या प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी वजह से ये हमें आसमान का रंग नीचे से नीला दिखाई देता है और ऊपर से देखने पर काला दिखाई देता है। 52 नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध, देखिए, प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो भी और आई के अनुपात को बोलते हैं प्रतिरोध। भी और आई के अनुपात को, यानी भी यानी विभवांतर, आई यानी धारा, इन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो कह रहे प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो होता है ओम, और जो धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ये ध्यान रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आयरन है, ए एंड बी दोनों। तो समझते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दृष्टि से जो चालक होता है, चालक यानी तार को बोलते हैं हम, ठीक है। चालक वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सुचालक, एक कुचालक और एक अर्धचालक। अब देखिए,
यहाँ पर अगर कुचालक की बात करें, सुचालक की बात करें, तो जिसमें करंट इजीली फ्लो होता है उसको बोलते हैं सुचालक। अब घर में लाइट आती है, करंट, तो जो घर में तार लगे होते हैं, किसके लगे होते हैं? वो लगे होते हैं कॉपर के। तो कॉपर क्या हो गया आपका? सिल्वर के, चांदी के भी तार आते हैं, ठीक है, चांदी के आते हैं, एल्युमिनियम के तार आते हैं, लोहा हो गया। जिसमें करंट आसानी से पास हो जाए उसको हम सुचालक बोल देंगे, जिसमें पास ना हो उसको कुचालक। जैसे प्लास्टिक हो गया, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, ये कुचालक होता है। और तो अर्धचालक जिसमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, उस सुचालक के भी और कुचालक के, उसको बोलते हैं हम अर्धचालक। इसमें जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये दोनों ही अर्धचालक हैं। तो डी उत्तर से होगा, ए और बी सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या भरी जाती है या खाली रहता है? वो निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, या हाइड्रोजन भरा रहता है? क्या होता है उसमें? तो देखिए, विद्युत बल्ब की में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। अब निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करता निष्क्रिय गैस, जिसे हम नोबल गैस भी कहते हैं। जैसे आर्गन गैस होता है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि इसकी सारी कक्षाएं पूर्ण होती हैं, इसकी वजह से आर्गन गैस इसमें भरी जाती है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली का फ्यूज का जो तार होता है वो किसका बनाया जाता है? तांबे का, टीन का, तांबा और टीन की मिश्र धातु से बनाई जाती है, लोहे और पीतल की मिश्र धातु से, किससे बनाई जाती है? तो ज़्यादातर घर में जो वायर यूज होता है वो तांबे का यूज होता है। तो बिजली का जो फ्यूज होता है, तार, वो भी तांबे का ही बनाया जाता है। अब तांबे का बनाने का इसका रीज़न है क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत लो होता है, बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से तांबे के तार का ही प्रयोग किया जाता है करंट को ले जाने में। आप देखिएगा कभी नाइक्रोम के तार में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसको नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा तो मतलब बहुत करंट जाने में बहुत दिक्कत, ठीक है। इसलिए यहाँ पर फ्यूज को लगाने के लिए हम लो रेजिस्टेंस वाला तांबे के तार का यूज करते हैं। फ्यूज का प्रयोग, जैसे मान लीजिए घर के सर्किट है, तो घर के सर्किट जो भी बनाए गए, परिपथ जो बनाया गया घर के सर्किट पर, पंखा चलाना है, बल्ब जलाना है, टीवी चलाना है, कूलर चलाना है, फ्रिज चलाना है, जिनको अगर सही तरीके से एक जो कनेक्शन कर देते हैं तो उसको हम परिपथ बोलते हैं। तो उस परिपथ को चलाने के लिए यहाँ पर जो फ्यूज लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ 2 तार लगा दिया, ठीक है, ये फ्यूज बना दिया, ये बना दिया, ठीक है, तो क्या करेगा फ्यूज, ये लगा देगा और श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, फ्यूज को किस में लगाया जाएगा? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो फ्यूज का काम है इस परिपथ की सुरक्षा करना, ताकि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हुआ कि जैसे घर में जो तार आता है, तो तार जो होता है 2 तरह का होता है, एक तो न्यूट्रल होता है और एक जो होता है फेज होता है। इसको हम ठंडा तार और गर्म तार बोलते हैं, इसको ठंडा तार, इसको हम गर्म तार बोलते हैं। जब आपस में दोनों का कभी चिपक जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाती है, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घर के जो एप्लायंस होते हैं, उपकरण होते हैं, वो जलने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। तो इसको बचाने के लिए हम फ्यूज का प्रयोग कर देते हैं, और जो वायर लगे होते हैं उससे थोड़े हल्के वायर हम फ्यूज के लिए लगाते हैं, ताकि फ्यूज जल्दी से जो वायर जल जाए, बाकी सर्किट हमारा बचा रहे, वो ब्रेक हो जाए। अब यहाँ पर फ्यूज की जगह पर ज़्यादातर देखिए एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, एमसीबी। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, करंट जाने ही नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, सिर्फ एसी में प्रयुक्त होता है। खैर, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या है? सबके गाँव में, सबके शहरों में ट्रांसफार्मर लगा होगा, आपने देखा होगा। तो उस ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? अब जो हमारे घर में जो करंट आता है वो आता है एसी, जो घर में करंट आता है वो एसी आता है, और जो हम इस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके इन्वर्टर में ले लेते हैं, ठीक है। इन्वर्टर में अब जो करंट हुआ वो डीसी हो गया, और जो घर में आ रहा है करंट, जो बिजली, कूलर, पंखा, फ्रिज जिससे चला रहे हैं, वो एसी करंट है, ठीक है। तो एसी को क्या किया जाता है, यहाँ पर डीसी बदल इन्वर्टर में ले लेते हैं। तो एसी करंट को यहाँ पर जब चलती है, वहाँ पर जो पोल वगैरह लगाया जाता है उसमें होता है 11,000 वाट, 11,000 वोल्ट करंट होता है, 11,000 वोल्ट करंट होता है, और हमको 220 वोल्ट घर में हमारे भेजा जाता है, ठीक है। जो भी हमको ज़रूरत होती है 220 वोल्ट, वैसे इसकी नीडेड ही हमको 220 वोल्ट ही होती है। तो 220 वोल्ट करंट हमको भेजी जाती है घर में। तो यहाँ पर जो ये सारे के सारे ए बी सी जो दिए हैं वो सबके सब सही हैं, उपरोक्त सभी पर हम टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आता है हाई वोल्टेज, कन्वर्ट किया जाता है लो वोल्टेज में यहाँ पर, क्योंकि 11,000 आया, कन्वर्ट कर दिया 220 वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा उपयोग जो है इसका, यहाँ पर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल देना, और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में भी वो बदलता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर काम किस पर करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर वो काम करता है। किसने खोजा था?
फैराडे, ध्यान रखिएगा, फैराडे ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तारों में फ्यूज किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो मैंने इसको पहले ही बता दिया, तारों में जो फ्यूज होते हैं श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगाए जाते हैं? अब देखिए, घर में दो तरह की वायरिंग होती है। अगर कहीं फंक्शन वगैरह लगाना है, फंक्शन पड़ता है, शादी विवाह पड़ती है, तो उसमें एक ही तार से सब कुछ लगा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, और अलग अलग एक सर्किट यहाँ पर देखिए, जैसे ये बनाया मैंने, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये वायर है, एक रेजिस्टेंस ये लगाया, दूसरा यहाँ लगा दिया। ठीक है, एक और आगे लगा देता हूँ, तीसरा। तो ये देखिए, इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। अगर इसको इस तरीके से लगाया कि सबका अलग अलग लगे, सबका अलग अलग, तो इसको बोलते हैं हम समांतर क्रम। तो घर में दो तरीके की वायरिंग होती है, एक तो श्रेणी क्रम, एक तो समांतर क्रम। जो से जनरली घर में जो होती है ना, समांतर क्रम ही वायरिंग की जाती है, क्योंकि सब में अलग अलग स्विच, अलग अलग सॉकेट लगाया जाता है, तो जिसमें अलग अलग लगता है उसको हम समांतर क्रम बोलते हैं। अब एक ही तार से सबको जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो जो ये श्रेणी क्रम में अगर एक तो यहाँ सर्किट ब्रेक हुआ तो सारे उपकरण इसमें बंद हो जाएंगे, कोई जलेगा नहीं। इसमें अगर एक खराब हुआ तो दो हमारा चलता रहता है समांतर में। ये इसके बहुत बड़े फायदे हैं। ये लेकिन शादी विवाह में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको एक दिन का काम होता है वो जनरली, तो इसलिए वहाँ पर हम श्रेणी क्रम में ही लगाते हैं, एक से ही सारा जोड़ देते हैं, जनरेटर बंद, सारा बंद। ठीक है, तो शादी विवाह फंक्शन जो भी होता है वहाँ श्रेणी क्रम का यूज होता है, और घर में जो होता है समांतर क्रम का यूज होता है। आपका उत्तर भी सही है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है, डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त होता है ए एंड बी दोनों। देखिए, अब घर में जो करंट आता है, हमने बताया आपको पहले ही कि एसी आता है, और एसी को इन्वर्टर के माध्यम से डीसी में बदला जाता है। तो एसी वोल्टेज को डीसी में बदला, यहाँ पर डीसी वोल्टेज को एसी में बदलता, और फिर डीसी लेता है, हमको एसी देता है वो, ये ध्यान रखिएगा, डीसी एसी लेता है, डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेता है, रख लेता है अपने, और डायरेक्ट करंट हमको देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपका उत्तर जो है ए एंड बी दोनों ही सही है। अब इसे घर में मोबाइल चार्ज करते हैं, घर में मोबाइल, तो मोबाइल जो होता है, जरा ध्यान से इसको देखिएगा, मोबाइल लेता है एसी और देता क्या है, डीसी। डीसी का प्रयोग कहाँ करते हैं? जितनी चार्जिंग करने वाली चीज़ होगी, मोबाइल की बैटरी होगी, घर में सेल लगा होगा वो, टॉर्च होगा वो, ठीक है, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है डीसी का, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट करंट चाहिए। एसी जो है फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, कभी एकदम ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी बिल्कुल कम। तो यहाँ ऐसे एसी चलता है, और डीसी सीधा चलता है। इसीलिए कभी मोबाइल की बैटरी अगर एसी लगा दिया जाए तो मोबाइल चलेगा ही नहीं, क्योंकि कभी करंट उसमें आएगा, कभी यही भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा उसमें डीसी का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है। कौन क्या प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इस्पात। तो यहाँ आपका उत्तर जो है 60वें का डी सही है, इस्पात का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर खोज है। इसकी खोज से लाइफ में बहुत सारे चेंजेज आए। इसकी खोज से जनरेटर बन गया आपका, जनरेटर जो जिसको हम डायनामो भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्युत जो चुंबक होता है, ये चुंबक का नॉर्थ डायरेक्शन है, और यहाँ पर एक कुंडली रखी है। ठीक है, एक कुंडली और यहाँ पर हम एक गैल्वानोमीटर लगा देते हैं। अब जैसे इसको लेके जाते हैं इसके पास में, ठीक है, तो कुंडली जो है यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन इसको भी दे देते हैं। कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, और ये सुई जो है ना हिलने लगती है। यहाँ पर लगी हुई सुई जो होती है, यहाँ पर मैं सुई लगाता हूँ, यहाँ पर ये सुई जो है ना हिलने लगती है। इसी को बोलते हैं हम चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्योंकि जब चुंबक इस तार कुंडली के पास लेके जाते हैं, तार की कुंडली के पास लेके जाते हैं, इस चुंबक की वजह से यहाँ पर ये जो तार है इसमें धारा बहने लगती है, और ये सुई हिलने लगती है। ये खोज किया था फैराडे ने, ध्यान रखिएगा, फैराडे ने। और इससे पहले ऑस्टेड जो साइंटिस्ट थे, ऑस्टेड, इन्होंने कहा था कि विद्युत से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है। विद्युत से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। किसने कहा था? कि जब हम किसी चालक तार में करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। तो फैराडे ने कहा कि ठीक वैसे ही अगर हम चुंबकीय क्षेत्र से के माध्यम चुंबकीय क्षेत्र लेके जाएं तो वहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा? वहाँ पर जनरेट हो जाएगा करंट। तो यहाँ पर फैराडे ने इसकी खोज की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। और याद रखिएगा,
ओस्टेड ने क्या खोजा? तो ओस्टेड ने खोजा था कि जब हम किसी चालक तार में करंट प्रोवाइड करेंगे तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थिर रहता है? उत्तर और दक्षिण, आपका उत्तर ए सही है। 62। 63 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय विसंलयन, परमाणु की अपनी टक्कर और नाभिकीय विखंडन। तो ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। देखिए नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है दो तरह की होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में होता क्या है कि यहाँ पर दो छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, और नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा नाभिक टूट करके दो अलग अलग नाभिकों में डिवाइड हो जाता है। फिर ये टूटेगा, दो अलग अलग नाभिकों में डिवाइड होता है, इसको हम बोलेंगे नाभिकीय विखंडन, और इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ये ध्यान रखिएगा। नाभिकीय संलयन में दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके बड़ा नाभिक बनाएंगे। वहीं नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा नाभिक टूट करके दो अलग अलग भागों में डिवाइड होगा, फिर 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 ऐसे बनाता चला जाता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन करें कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? भारी जल को प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए भारी जल यानी इसका फार्मूला होता है D2O। ध्यान रखिएगा इसका फार्मूला होता है D2O। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में किससे प्रयोग किया जाता है? बोरिड एसिड, कैडमियम की छड़ें, भारी जल। तो यहाँ पर कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। 65 का 20 सही है आपका, ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटिएगा मत, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा प्रकाश का स्रोत है। सूर्य और तारों से जो ऊर्जा मिलती है उसका स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन होता है सूर्य में, या नाभिकीय संलयन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, विकिरण। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है और ये जलता रहता है लगातार। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है सूर्य और तारों में। सूर्य बना हुआ है, किससे बना हुआ है? सूर्य किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम, कार्बन NV दोनों। तो आपका उत्तर डी सही है, ए और बी दोनों। ए हाइड्रोजन से भी बना है और हीलियम से भी बना हुआ है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? रदरफोर्ड ने बनाया था, हेनरी बेक्वेरेल, या फर्मी, या ऑटो होन? तो फर्मी ने बनाया था। ध्यान रखिए उत्तर आपका सी सही है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन है? हाइड्रोमीटर, हैग्रोमीटर, ग्रेविमीटर, मैनोमीटर। कौन सा सही है? तो हैग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं हम। बी सही है आपका उत्तर। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? जो घर में करंट आती है उसकी माप किसका? तो अमीटर से मापी जाती है। ठीक है, अमीटर से मापी जाती है, क्योंकि देखिए परिपथ बनाते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। यहाँ पर एक सर्किट, यहाँ पर देखिए एक सर्किट में बनाता हूँ, ये सर्किट बन गया हमारा। सर्किट बना करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्किट बना करके यहाँ पर, और बीच में ऐसे यहाँ पर हम अमीटर एक तो लगा देते हैं, अमीटर लगा देते हैं बीच में ऐसे अमीटर, और यहाँ रेजिस्टेंस वगैरह लगा देते हैं। जो भी धारा आती है यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पर एक तो प्लस दे देते हैं, यहाँ पर माइनस दे देते हैं। करंट जो भी आता है ये मापता रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? विद्युत धारा को कम या ज्यादा करता है, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, विभवांतर का नियंत्रण करता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया फ्यूज का काम क्या है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। उगता और डूबता सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है या लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? उगते और डूबते सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है, उपरोक्त में से नहीं कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका उत्तर बी सही है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग का। ये ध्यान रखिएगा। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए, उनके बीच रखी गेंद के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 73 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन। तो ये कितनी होगी? तो 3 होगी, यहाँ पर उत्तर 3 होगी। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की और 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, ठीक है, यहाँ समतल दर्पण रखा है और 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो आ रहा है इधर, तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब किस चाल से जाता हुआ दिखाई देगा? तो ध्यान रखिए कितना हो जाएगा इसका। कौन सा क्वेश्चन है? 74 नंबर। और 74 नंबर का उत्तर क्या चला जाएगा आपका? 74 नंबर का उत्तर चला जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड चला जाएगा। ये विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? जब व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है या सीढ़ियों पर चढ़ता है तो वो आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? थकान के कारण, गति बढ़ने के कारण, अस्थायित्व बढ़ाने के कारण, या उपरोक्त सभी। तो अपने अस्थायित्व के बढ़ाने के कारण वो यहाँ पर झुक जाता है आगे की ओर। ध्यान रखिएगा, अस्थायित्व को बढ़ाने के कारण। 77 नंबर क्वेश्चन करें, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष समय की, दूरी की, तीव्रता की, गति की। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, ध्यान रखिएगा।
किसकी इकाई है? दूर की। और दूर की एक और इकाई होती है पारसेक, इससे बड़ी पारसेक। ठीक है, चलिए आगे है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। कौन सा होगा? तो सी सही उत्तर होगा, अपरिवर्तित रहेगा वो। स्वचालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? स्वचालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? ये ध्यान दीजिए। स्वचालित का मतलब ऑटोमेटिक जो गाड़ियां हैं उसमें, तो उसमें हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि वस्तु क्या है? हमारा समतल दर्पण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आपका उत्तर बी सही है इसमें भी। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ध्यान रखिए वक्रता केंद्र की बात की जा रही है यहाँ पर। एक एक चीज़ को यहाँ पर जब थ्योरी आएगी, वक्रता केंद्र क्या होती है, फोकस क्या होती है, अगली वाली वीडियो में आपको थ्योरी में पूरा दूंगा इसका, लेंस और दर्पण का पूरी, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। देखिए, अवतल दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है भाई? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, बड़ा। कैसा बनता है? उल्टा वास्तविक बड़ा, सीधा आभासी बड़ा, उल्टा वास्तविक छोटा। कैसा बनता है? कौन सा क्वेश्चन है? 82। तो 82 का जो आपका उत्तर होगा बी सही होगा, उल्टा वास्तविक और बड़ा बनता है। किस अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? वस्तु की स्थिति होगी क्या होगी? ध्रुव व फोकस के बीच में होगी। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रख दी जाए, वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए, वक्रता केंद्र से पीछे रख दी जाए। कहाँ पर रखेंगे? ठीक है, तो उत्तर आपका जो है कौन सा सही है? उत्तर आपका ए सही है। ठीक है, चलिए ए नंबर सही है, ध्रुव फोकस के बीच बनेगा। अब 84 नंबर पे आते हैं। संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी फोकस किसमें? तो अवतल दर्पण में ये संभव है। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। तो इसमें आपका सी सही है, f बराबर होता है r/2, ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर प्लस 6 माइनस 24 माइनस 6 कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर है, ये देखिएगा 12 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा -6, क्योंकि यहाँ निकालेंगे तो देखिए r यहाँ दिया है, अगर यह बराबर रख देते हैं यहाँ पर 12, तो 12/2 होगा, तो 2 6 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यहाँ पर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ध्यान देखिए फोकस दूरी यानी यह बराबर दिया 10 सेंटीमीटर माइनस। ठीक है, और दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, तो यानी यह बराबर होता है r/2। अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकालना है? त्रिज्या, तो r यहाँ बाहर आ जाएगा, यह अंदर चला जाएगा, तो यह की जगह 10 रखना है, तो 10 × 2 यानी 10 दूनी हो जाएगा 20। 87 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा आपका 20 होगा। ठीक है, 20 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। फिर से आर हमको ज्ञात करना है, एफ दिया हुआ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, एफ दिया 10 सेंटीमीटर, तो आर बराबर एफ × 2, तो एफ 10 × 2 10 दूनी फिर से 20 यहाँ पर, इसका भी उत्तर आएगा 88 का 20, 88 का आपका 20, यानी डी सही है आपका। ठीक है, चलिए 89 पर चलते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, फोकस पर बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? तो दर्पण के केंद्र पर बनेगा। ये किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है, अवतल लेंस द्वारा या अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा। कैसे? 90 नंबर क्वेश्चन है, तो 90 का जो उत्तर होगा आपका सी सही है, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वस्तु से बड़ा और आभासी बनाया जा सकता है। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है? किस दर्पण की बात कर रहा है? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, किसी में भी नहीं। तो इसका जो उत्तर है उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी बी सही है। 92 पर चलते हैं। 92 कह रहा है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का।
92 में आपका जो उत्तर चला जाएगा बी को जाएगा। बी से ही उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है सबसे अधिक होता है। 93 क्वेश्चन कह रहा है कि दो माध्यम के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। देखिए लंबवत कह रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर दो माध्यम बना दिया जाए, ठीक है, ये माध्यम मान लीजिए वायु है और ये यहाँ पर कांच है, तो अगर कोई प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने अवलंब की ओर झुकने लगती है, ठीक है, अवलंब की ओर झुकने लगती है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि लंबवत ही आए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कोण बनता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर ये लंबवत आएगा तो यहाँ पर कोई कोण बनेगा नहीं, वो सीधा आएगा सीधा चले जाएगा, कोई कोण बनेगा ही नहीं। जब कोई कोण नहीं बनेगा तो यहाँ पर 0 डिग्री पर चला जाएगा आपका उत्तर। प्रकाश का अपवर्तन आपने पढ़ा होगा अगर, तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.61 है तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखना होता है ANG = लिखते हैं हम 1.50, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है तथा एक और दिया है यहाँ पर, देखिए कांच के सापेक्ष हीरे का दिया है, कांच के सापेक्ष हीरे का दिया है तो GND, D यानी डायमंड, G फॉर ग्लास, N फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसका दे दिया 1.61। अब हमको निकालना है वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो यहाँ हो जाएगा वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक इक्वल हो जाएगा, दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, ANG मल्टीप्लाई हो जाएगा GND और ये हो जाएगा आपका 1.50 मल्टीप्लाई 1.61 इक्वल, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.41 इसका आंसर आएगा और ये चला जाएगा डी उत्तर पर 2.41, ये सही है। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 हो तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए यहाँ लिख दे दीजिए द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या हो जाएगा आपका द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ठीक है, अपवर्तनांक हो जाएगा इक्वल कर देंगे और यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला कांच का अपवर्तनांक डिवाइड यानी बटे हो जाएगा ये द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है। अब हम यहाँ पर कर लेंगे इसको दोनों को डिवाइड। अब देखिए कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो कांच का अपवर्तनांक है 1.5, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड हो जाएगा ये 1.25 से, इक्वल कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ये, देखिए 1.25 ना, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा तो ये आएगा 1.2 आएगा इसका उत्तर 1.2 आएगा, यानी इसमें चला जाएगा बी को इसका चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। 96 पे चलते हैं। अब देखिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसके लिए, लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, या फिर हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए, किसके लिए अधिकतम होता है, तो आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। देखिए अपवर्तनांक किसे कहेंगे, तो जब एक माध्यम से अगर वायु जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम अपवर्तनांक, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन है जो इसमें से जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का, प्लास्टिक का, या इनमें से कोई नहीं, किसका प्रयोग किया जाता है लेंस बनाने के लिए। एक लेंस जो बनता है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया, जो उत्तल लेंस, जो अवतल लेंस, उनको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जल का, कांच का, प्लास्टिक का, या ओनली कांच का। वैसे जनरली वो दिखता तो कांच है, लेकिन प्रयोग किया यहाँ तीनों का ही प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक, जल और कांच तीनों का। तो
तो यहाँ लिख देंगे इनमें से सभी, यानी उत्तर आपका डी सही है। किसी उत्तल लेंस से प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, आभासी बड़ा सीधा होता है, आभासी सीधा व छोटा होता है, आभासी उल्टा व बड़ा होता है, आभासी उल्टा व छोटा होता है, कैसा होता है? 98 नंबर क्वेश्चन को जरा सुलझाइए, क्या होगा? तो आपका उत्तर चला जाएगा ए को, आभासी बड़ा व सीधा होता है। चलिए आगे को चलते हैं 99 पर। किसी उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है, जबकि वस्तु को रखा जाए, कहाँ रखा जाए? लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच में रख दिया जाए, तब वो प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनेगा, या लेंस से उसकी फोकस दूरी की दूरी से अधिक दूरी पर रख जाए तब बनेगा, या लेंस से फोकस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दिया जाए, या लेंस से उसकी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रख दिया जाए। तो कौन सा उत्तर आपका सही है? आपका जो उत्तर है सी सही होगा, लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दिया जाए तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, ये लेंस है और यहाँ आपका 2f है, ठीक है, ये 2f दूरी पर रखी है, और इधर भी आपका यहाँ f, ये इधर f और यहाँ पर 2f, यहाँ पर f होता है, ठीक है। तो लेंस से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी 2f दूरी पर रखाएगा वो हमेशा इसका जो प्रतिबिंब होगा वो 2f पर ही जाकर के बनेगा, यानी उसका जो उत्तर चला जाएगा बी को चला जाएगा, 2f पर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं से डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, रटने का नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही हम हर वीडियोज़ में क्वेश्चंस आपको देंगे। अभी मैं MCQ करा रहा हूँ, जल्द ही इसकी टॉपिक वाइज थ्योरी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, उस पर भी काम चल रहा है, ठीक है। जल्दी ही आपको थ्योरी मिलेगा, 1-2 दिन में आपको थ्योरी पूरी मिल जाएगी, इसकी कंप्लीट चैप्टर का थ्योरी मिलेगी। लेंस चैप्टर जो है, प्रकाश चैप्टर जो है, उन सब की थ्योरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही।